लास्ट वीडियो में हमने द्विध्रुव के बारे में बात की थी। द्विध्रुव क्या होता है, उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, ये सब हमने ज्ञात किया था। आज हम ज्ञात करते हैं द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के लिए दो स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। एक ज्ञात की जाती है अक्षीय स्थिति पर, एक ज्ञात की जाती है निरक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति पर। उससे भी पहले ये बात करते हैं कि अक्ष और निरक्ष होते क्या है द्विध्रुव के लिए। ये हमारा द्विध्रुव है, ये हमारा द्विध्रुव। द्विध्रुव के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास -q आवेश है, ये हमारे पास +q आवेश है। अक्ष की बात करते हैं सबसे पहले। अक्ष क्या होता है, मान लेते हैं मध्य बिंदु O है। तो द्विध्रुव के ये जो हमारे दोनों आवेश है, +q आवेश और -q आवेश, ये जो दोनों आवेश है, इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ा दें, इस साइड भी आगे बढ़ा दें और इस साइड भी आगे बढ़ा दें, तो ये जो हमारे पास रेखा बनती है द्विध्रुव के दोनों आवेशों और मध्य बिंदु से गुजरने वाली ये जो हमारी रेखा बनती है, इसी को कहा जाता है अक्ष। द्विध्रुव की अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष। चलिए अब निरक्ष की बात करते हैं कि निरक्ष क्या होता है। द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, ये जो हमारे पास द्विध्रुव की अक्ष है, इसके ठीक लंबवत और मध्य बिंदु से जाने वाली, ये मध्य बिंदु से जाने वाली ये जो हमारी रेखा है, इसे कहा जाता है निरक्ष। द्विध्रुव की निरक्ष, द्विध्रुव की निरक्ष। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली और अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण पर, ये जो हमारे पास रेखा है, इसे कहा जाता है द्विध्रुव की निरक्ष। तो द्विध्रुव की अक्ष हो गई और द्विध्रुव की निरक्ष हो गई। इस वाली अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस वाली लाइन पर, और एक निरक्ष वाली ये जो लाइन है, इस पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आज हम ज्ञात करते हैं द्विध्रुव की अक्ष पर, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी हमें द्विध्रुव की अक्ष या निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमें चित्र बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा है चित्र बनाना। तो चित्र हम बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास हो गया द्विध्रुव, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, मान लेते हैं ये हमारा है +q आवेश और ये हमारा है -q आवेश, ये -q आवेश। सुविधा के लिए मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। d भी ले सकते हैं, लेकिन 2a लेते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन होगी, जो गणना होगी, वो बहुत इजी हो जाएगी। तो हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लेते हैं 2a। नाम दे देते हैं द्विध्रुव को a और b। तो a से o तक की मध्य बिंदु की ये जो दूरी होगी, AO दूरी होगी, वो हमारे पास हो जाएगी स्मॉल a। इसी तरीके से O से B तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी स्मॉल a। A से B तक की यानी -q से +q तक की दूरी तो हो गई 2a। तो A से O तक की दूरी हो जाएगी a और O से B तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी a। ये रही हमारे पास अक्ष, ये रही हमारे पास अक्ष। द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मैं यूं आगे बढ़ा देता हूं और यहां पर यहां पर एक बिंदु P ले आता हूं। ये रहा हमारा बिंदु P, ये रहा हमारा बिंदु P। स्थिर वैद्युतिकी में जब भी हमें किसी राशि को ज्ञात करना होता है, तो हम एक परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं। ये मान लो हमारा परीक्षण आवेश। विशेषता बताई थी इसके पहले भी मैंने, पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में, कि विद्युत क्षेत्र के लिए जो हमारा परीक्षण आवेश लाया जाता है वो एकांक होता है, काल्पनिक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, और स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नगण्य होता है। मान लेते हैं बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी हमारे पास है स्मॉल r। O से P तक की दूरी हमारे पास है स्मॉल r। तो जो हमारे पास बिंदु B है, उसकी दूरी हमारे पास हो जाएगी r-a। O से P तक की दूरी है r, O से P तक की दूरी r,
इसमें से मैं OB दूरी घटा लेता हूं। OB दूरी कितनी है? A को घटाता हूं। जैसे A को घटाता हूं तो मेरे पास दूरी बच जाएगी BP दूरी, ये वाली दूरी बच जाएगी, BP दूरी बच जाएगी। OP में से अगर मैं OB दूरी यानी स्मॉल a को घटा दूं तो मेरे पास BP दूरी बचेगी और BP का मान हो जाएगा R माइनस A। इसी तरीके से A से P तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी R प्लस A। O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी स्मॉल r, और इसमें मैं AO दूरी और जोड़ देता हूं यानी स्मॉल a दूरी और जोड़ देता हूं, तो ये A से P तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी R प्लस A। तो कुछ दूरियां लिखी है मैंने, वो उन्हीं दूरियों को मैं दोबारा ऊपर लिखता हूं। देखो O से P तक की दूरी हमारे पास, O से P तक की दूरी फिक्स है हमारे पास स्मॉल r। B से P तक की दूरी, B से P तक की दूरी, ये B से P तक की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे भाई? O से P दूरी लेंगे, O से P दूरी लेंगे और उसमें से मैं OB दूरी घटा देता हूँ, ये OB दूरी घटा देता हूँ माइनस OB, तो हमारे पास दूरी बच जाएगी BP, यानी दूरी हो जाएगी हमारे पास R माइनस A। इसी तरीके से AP दूरी लिखता हूँ, AP बराबर हो जाएगा, AP दूरी ज्ञात करनी है A से P तक की दूरी, तो OP दूरी लेते हैं, ये OP दूरी, और इसमें मैं दूरी जोड़ देता हूँ AO, ये AO दूरी जोड़ दी यानी R प्लस, ये हमारे पास दूरियां आ गई। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर कितनी है और माइनस Q के कारण Q नोट पर कितनी है, और दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ लेंगे। जोड़ते ही हमारे पास द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो देखिए प्लस Q आवेश इस परीक्षण आवेश Q नोट को देगा धक्का देगा, यानी इसे बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। मान लेते हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E प्लस। इसी तरीके से ये माइनस Q आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E माइनस। E प्लस की दिशा, E माइनस की दिशा, दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है। विपरीत होने का मतलब दोनों एक दूसरे को निरस्त करने का प्रयास करेगी। E प्लस तो इसे धक्का देगा प्लस Q नोट को, परीक्षण आवेश को, जबकि E माइनस इसे अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा, यानी E प्लस और E माइनस की दिशा परस्पर विपरीत है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे आगे। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले ही पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है KQ बटा में R स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी का उपयोग करना है हमें। तो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी है E प्लस बराबर KQ। Q ये वाला आवेश, हमेशा जो आवेश स्थिर होता है उसी को यहां पर रखा जाता है और लाए गए आवेश का हमेशा भाग लगता है। लाया गया आवेश हमारा Q नोट है, उसका तो भाग लगता है, जबकि यहां पर जो आवेश रखा जाता है वो पहले से उपस्थित आवेश को रखा जाता है। और इन दोनों के बीच की दूरी, प्लस Q आवेश इसे धक्का देगा तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास है BP दूरी, ये वाली दूरी है BP, तो BP और स्क्वायर। दिशा है इसकी B से P की तरफ, इसकी दिशा है BP की तरफ। चलिए इसी तरीके से माइनस Q आवेश के लिए लिख लेते हैं। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान हो जाएगा हमारे पास E माइनस। E माइनस बराबर हो जाएगा KQ बटा में AP स्क्वायर। अब ये वाली दूरी लेनी है, A से P तक की दूरी लेनी है। माइनस Q आवेश हमारा यहाँ पर है, हमेशा दोनों आवेशों के बीच की दूरी ली जाती है, तो A से P तक की दूरी हो जाएगी हमारे पास AP स्क्वायर, और इसकी दिशा हो जाएगी P से A की तरफ या BP के ठीक विपरीत। दिशा हो जाएगी इसकी PA की तरफ। अगर आप दिशा नहीं लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख दो प्लस Q आवेश, यहाँ पे लिख दो माइनस Q आवेश, ये भी हमारा एक इजी तरीका है इसे सोल्व करने का। यहाँ पे प्लस Q आवेश
और यहाँ पर हमारा माइनस q आवेश। अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा हमारे पास, E अक्ष पर ज्ञात कर रहे हैं तो E अक्ष बराबर हो जाएगा हमारे पास E प्लस E माइनस, लेकिन दिशा के साथ लिखना है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि के लिए हमेशा सदिश योग किया जाता है। तो E प्लस E माइनस, तो E अक्ष बराबर हो जाएगा हमारे पास के क्यू बटा में बी पी स्क्वायर। ई प्लस के लिए मान हमारा है के क्यू बटा बी पी स्क्वायर। इसी तरीके से ई माइनस रखेंगे तो के क्यू बटा में दूरी हमारे पास है ए पी स्क्वायर, तो ए पी और इसका स्क्वायर, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है। E1 की, E प्लस की तो दिशा है इसे धक्का देने की, जबकि E माइनस की दिशा इसके ठीक विपरीत इसे आकर्षित करने की। तो बीच में प्लस का निशान नहीं आएगा, माइनस का निशान आएगा। तरीका बताया था, सदिश रूप में लिखना है तब तो दिशा के रूप में लिखना है, और अगर आप आवेशों के रूप में लिखना चाहो तो इसे प्लस क्यू लिख दो और इसे माइनस क्यू लिख दो, तो ये माइनस बाहर आकर के यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका गलत किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो अक्ष पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में प्लस का निशान की जगह हमारे पास माइनस का निशान आएगा क्योंकि E प्लस और E माइनस की दिशा परस्पर विपरीत है। इसका सही तार्किक जो उत्तर है वो यही है वास्तव में कि जो E प्लस और E माइनस है इसकी दिशा परस्पर विपरीत है, इसीलिए यहाँ पे चिन्ह हमारा माइनस का है। तो E अक्ष बराबर के क्यू, बीपी का मान रख देते हैं, बीपी का मान हमारे पास है आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, के क्यू, एपी, एपी का मान हमारे पास है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब केवल हमें इसे गणितीय रूप में सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे गणितीय रूप में। तो ई अक्ष बराबर, एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं पहले वाले स्टेप को, के क्यू, नीचे हमारे पास है आर माइनस ए होल स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, के क्यू बटा में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इस वाले स्टेप को, अभी जो लिखा था लास्ट वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप को, ये वाला स्टेप, इसको मैंने वापस लिख लिया है यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ई अक्ष बराबर, दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास के क्यू, ये बाहर आ जाएगा हमारा के क्यू, अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लघुत्तम ले लेते हैं। ई अक्ष बराबर के क्यू, लघुत्तम आएगा नीचे हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा लघुत्तम आ गया। आर माइनस ए स्क्वायर से आर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान, आर प्लस ए स्क्वायर से आर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं। तो ई अक्ष बराबर के क्यू, ओपन कर लेते हैं, आर प्लस ए होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसी का यूज किया है। इसी तरीके से a माइनस बी के फॉर्मूला है, उसे ओपन कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए बट्टा में हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ये हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और जब पहले से स्क्वायर है इनके ऊपर तो इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपने गणित के अंदर पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे r माइनस ए आर प्लस ए, इसके लिए हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर भी स्क्वायर है तो ऊपर होल स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में हमारे पास। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारा माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर ये तो दोनों हो जाएंगे माइनस के, और 2r a ये जो माइनस का है ये हमारा इस माइनस के चिन्ह के कारण हो जाएगा प्लस का। तो ई अक्ष बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a, माइनस का चिन्ह अंदर ले जाते हैं, प्लस वाले दोनों माइनस के, माइनस वाला प्लस का, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2r a, और बट्टा में हमारे पास आ जाएगा यही ऊपर वाला आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये हमारा कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, ए स्क्वायर प्लस का है ए स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2r a प्लस का 2r a प्लस का जुड़ के हो जाएगा 4r a। तो ई अक्ष पर हमारा मान हो जाएगा के क्यू 2r a जुड़ करके हो गया 4r a बट्टा में, इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो जो r है ना, r हमारा दोनों आवेशों, जो a है हमारा वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये हमेशा एंगस्ट्रॉम के अंदर ही होती है। जैसे द्विध्रुव का उदाहरण होता है Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच की जो दूरी होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत कम होती है। उसकी तुलना में ये जो हमारा मध्य बिंदु से और P बिंदु की दूरी होती है ये कुछ सेंटीमीटर में या मीटर में होती है। तो एंगस्ट्रॉम और सेंटीमीटर का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी R का मान A से बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा A स्क्वायर होता है उसको हम 0 मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो a स्क्वायर जब हमारा 0 हो जाता है तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी r की घात हो जाएगी हमारे पास 4। ऊपर r है, नीचे हमारे पास r की घात 4 है, तो एक r की घात से एक r हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अक्ष पर हमारे पास मान आएगा, अक्ष पर हमारे पास मान आ जाएगा ई अक्ष बराबर हो जाएगा हमारे पास के क्यू, आर से आर कैंसिल हो चुका है हमारा, ये वाला आर से आर हमारा कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा इंटू 4a, और नीचे हमारे पास बच जाएगा आर क्यू, ये आर क्यू। इसे थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, इस वाले को, ऊपर वाले को, ई अक्ष 4 के टुकड़े कर लेता हूं 2 इंटू 2 के रूप में, तो 2 इंटू के, और अंदर हो जाएगा q इंटू 2a। ये जो हमारा 4 है ना इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा, 2 इंटू 2, तो 1 2 को तो बाहर लिया है, 1 2 को यहीं पे रखा, और q इंटू यहाँ पे 2a बचेगा, ये 2a, q इंटू 2a, और नीचे हमारे पास हो जाएगा आर क्यू। पहले पढ़ चुके हैं हम, परिभाषा पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास है 2a, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2a। तो अक्ष पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E अक्ष बराबर 2k, और Q इंटू 2a की जगह हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा स्मॉल p बटा में r। ये हमारे पास अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप, अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें तो E अक्ष, ये सदिश रूप 2k p के ऊपर तीर का निशान और नीचे हमारे पास r क्यूब। सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। अब ये प्लस का चिन्ह क्यों आता है उसकी बात करते हैं। देखिए E प्लस के लिए हमारे पास नीचे है BP और E माइनस के लिए हमारे पास है नीचे AP। ये AP दूरी है, A से P तक की दूरी, और BP दूरी केवल ये वाली है।
तो जो हमारे पास ए पी दूरी है उसका मान हमेशा बीपी से ज्यादा है। इधर देखिए, ये ए पी दूरी, ये वाली यहां से यहां तक, ये दूरी ज्यादा है, जबकि बीपी दूरी ये हमारी कम है। एपी का मान बीपी से ज्यादा है, तो बीपी का मान कम होने से जो ई प्लस आएगा उसका मान ज्यादा होगा। बीपी का मान कम होने से ई प्लस का मान ज्यादा होगा। इसी तरीके से एपी का मान ज्यादा होने से, एपी का मान ज्यादा होने से जो हमारा ई माइनस है उसका मान कम होगा, ये मान कम होगा। इसका मतलब जब हम जोड़ेंगे तो जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो ई प्लस के कारण होगी, इसी के कारण होगी। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई प्लस की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा है इसे धक्का देने की, बाहर की ओर यूं प्रतिकर्षित करने की। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा होगी यूं, इस प्रकार से, ए से पी की तरफ या बी से पी की तरफ, जो भी आप लिखना चाहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से पी की तरफ या बी से पी की तरफ, ये वाली दिशा होगी पी को धक्का देने की दिशा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब हम पी की दिशा देखते हैं। पी की दिशा हम पहले जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से और प्लस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। ये रहा माइनस क्यू, ये रहा हमारे पास प्लस क्यू, ये वाली होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये होगी हमारी पी की दिशा। दोनों की दिशा एक ही है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, दोनों की दिशा एक ही होने से यहाँ पर जो हमारा चिन्ह आता है वो प्लस का आता है। प्लस का चिन्ह बताता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, दोनों की दिशा हमारी एक ही है। वक्र बना लेते हैं। अगर हम वक्र बनाना चाहें तो वक्र हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। एक तरफ ले लेते हैं ई अक्ष और दूसरी तरफ ले लेते हैं दूरी स्मॉल आर, तो ये रहा 1/r³। ढाल ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ये ई अक्ष समानुपाती 1/r³। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं कि द्विध्रुव के लिए, जब हम द्विध्रुव के लिए बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है 1/r³ के, जबकि केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के लिए जब हम ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है E बराबर kq/r² होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के समानुपाती है। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के समानुपाती है, जबकि द्विध्रुव के लिए ये 1/r³ के समानुपाती होती है। इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। निरक्ष के लिए अगली क्लास में ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।